नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं अरे यायावर रहेगा याद, जो आगे का यात्रा वृत्तांत है। 8 यात्राओं का वर्णन है जो मैं 8 भागों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और काफ़ी ये बड़ा हो रहा है मैं जानती हूँ, लेकिन काफ़ी बड़ी किताब है तो एक वीडियो में इसे मैं प्रस्तुत नहीं कर सकी, इसीलिए मैंने इसे 8 भागों में विभाजित किया है। 8 यात्राओं का वर्णन है और वर्णन है इसीलिए इसे एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, इसीलिए मैंने 8 भागों में इसे विभाजित किया है। 3 हमारे हो चुके हैं, आज हम चौथा देखेंगे। तो चलिए, माजुली इस शीर्षक के अंतर्गत जिन्होंने शुरुआत में नाग केसर के फूल का वर्णन किया है, केसर की गंध किस तरह पहाड़ी पर फैल जाती है, वहाँ के वातावरण का सूक्ष्म वर्णन किया है। लेखक ने मधुमक्खियों से बचते हुए अशोक के फूल का एक गुच्छा तोड़ लिया था और लेकिन शुभ्रा के घर की ओर उनके पैर जाते रहे हैं और लेखक ने शुभ्रा को अशोक के फूल दिए हैं। शुभ्रा ने हंसते हुए वो फूल स्वीकार किए हैं। लेखक ने उससे विदा लेकर वहां से वे लौट चले। लेखक ने आगे पश्चिम के देहातों का वर्णन किया है। 3 बजे निकले और 7 बजे ब्रह्मपुत्र के तट पर पहुंच गए थे। अपना सब सामान नाव में लादकर आगे की यात्रा के लिए निकल गए थे। जिस ब्रह्मपुत्र के जिस अपूर्व द्वीप की ओर जाने के लिए 3 मील का अंतर उन्होंने पार किया था, नाव नदी के बीच जाकर रुक गई थी। वे बिल्कुल स्थिर खड़े थे और वो जो नावरिया है हंसता है। असमिया लोग खूब हंसते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। संकट के समय में भी उनकी हंसी बनी रहती है। बाधाओं को वे मानते नहीं हैं। नदी का प्रवाह दक्षिण की ओर था। जिधर लेखक को जाना था वहां का रुख वह उल्टा था। पाल लगाने से तो वो उल्टी दिशा की ओर चलने लगते थे। किस तरह कश्मीर के लोग जो लोगों की प्रिय उक्ति है कुछ फिक्र नहीं, उसी तरह असमिया के जो वहाँ के असम के लोगों का जीवन का एक निचोड़ एक वाक्य में होता है, वह है बड़ दिक्कदारी। लेखक कहते कि यह लोग द का उच्चारण ड करते हैं। ठीक है। लेखक लगभग 3 घंटे बाद ऊपर के किनारे को आ जाते हैं। लेखक ने गांव से फिर बैलगाड़ी मंगवाकर सामान गाड़ी में लादकर दूसरी दिशा से उस द्वीप पर जो आक्रमण करने चल पड़े थे। लेखक को तब अपनी नानी की बात याद आती है। नानी कहती थी कि यह लड़का न जाने कैसे घड़ी में जन्मा है, उल्टी गंगा में बहेगा। लेखक ने इसके बाद लेखक के साथ जो अनुचर मनुदोज भी था, बैलगाड़ी में उनको 9 घंटे हो गए थे। रात हो चुकी थी। गाड़ी का बैलेंस ठीक रहने के लिए लेखक ने अपनी जगह सामने और उसके बाद लेखक के कपड़े और राशन फिर मनुदोज के बैठने का स्थान बनाया था। पीछे दोनों के बिस्तर थे। ये लोग कुछ खाकर आगे बढ़ते हैं। एक बार उन्होंने आधे घंटे के लिए रुककर चाय बनाकर पी, वह भी लेखक ने मनुदोज को जगाकर की थी। रात के 11 बजे मनदोज सो रहा था। गाड़ीवान कुछ गुनगुना रहा था। लेखक ने उस रात का वर्णन भी किया है। लेखक चौंक जाते हैं जब गाड़ी रुकती है। गाड़ीवान कहता है हम पहुंच गए। लेखक ने देखा तो गाड़ी एक सरोवर के किनारे खड़ी थी। लेखक ने मनदोज को उठाया। लेखक ने उसे यहीं पर बिस्तर लगाने के लिए कहा तो मनदोज कहता है कि बिस्तर तो कहीं गिर गया। गाड़ी के दचके के कारण वह कहीं गिर गया था। मनदोज के नींद के कारण उसे पता ही नहीं चला। गाड़ीवान ने कहा हम बिस्तर खोजने गाड़ी को मोड़ते हैं। सामान गाड़ी के नीचे उतार कर वह चलते हैं। कोई 3 मील दूर पर जाकर एक मिला और आधा मील और आगे जाकर दूसरा बिस्तर उन्हें मिल जाता है। 3 घंटों बाद लौटकर देखा तो आग जलकर ठंडी हो गई थी और मनदोज सो रहा था। सवेरे मोटार पकड़ी और 2.5 घंटे बाद कोकिलामुख जा पहुंचे। ये स्थल का नाम है। नाम से ही लेखक ने अनुमान लगाया था कि यहाँ कोकिला नदी ब्रह्मपुत्र में पड़ती होगी, लेकिन वहाँ पर केवल 3-4 झोपड़े और नाव की प्रतीक्षा में बैठने वालों के लिए एक छप्पर बनाया गया था। कोकिला कुछ दूरी पर थी। पहले शायद यहाँ कोकिला का मुख रहा होगा, ऐसा लेखक अनुमान लगाते हैं। लेखक ने आगे समुद्र का वर्णन किया है जिसमें ब्रह्मपुत्र के प्रवाह का चारों दिशाओं में किस तरह होता है, ऐसा लेखक ने बताया है। ब्रह्मपुत्र के समतल मार्ग के बीच समतल मार्ग पर माजुली नाम का एक द्वीप है। माजुली एक अनोखा टापू है। लेखक कहते हैं कि संसार में किसी और नदी में 70 मील लंबा और 10 मील चौड़ा लगभग 25,000 की जनसंख्या वाला द्वीप नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं। नदी
की पानी जब बढ़ता है या वहाँ बाढ़ आती है तो माजुली द्वीप की जगह कम हो जाती है या उसका विस्तार कम हो जाता है। लेखक ने उसके बाद अपने यात्रा के समय के अनुभव को बताया है। कमलाबाड़ी में जाने के बाद अपने खाने पीने का अनुभव बताया है। माजुली के पशु पक्षियों का भी वर्णन किया है। लेखक जब दूसरी बार गए थे तो बाढ़ के दिन थे, इस कारण नदियों में पानी ही पानी भरा था। वहाँ के निसर्गरम्य वातावरण का वर्णन भी वे करते हैं। अस्मिया के घरों की स्वच्छता और सुव्यवस्था को देखकर लेखक कहते हैं कि यह अनुभव करने की चीज़ है। बाढ़ में गांव के लोग एकमात्र ऊंची सड़क पर जम जाते हैं। पहली यात्रा की तुलना में दूसरी यात्रा का अनुभव अलग ही था। आगे इस माजुली की यात्रा में लेखक ने हाथी पर सवार होकर अउनियाटी, ये नाम है जो वहाँ के स्थल का, और वो कहते कि अउनियाटी जाने का जो अनुभव उन्होंने बताया है, किस तरह एक छोटे हाथी पर सवार होकर वो जा रहे थे। हाथी वहाँ के एक जो 17 अधिकारी ने भेजा था। अचानक एक सांप हाथी के पैर के पास आया तो हाथी पागल की तरह दौड़ने लगा। हाथी चालक जो महावत डर रहा था, लेकिन लेखक को तनिक भी डर नहीं लगा था। और लेखक कहते हैं कि महावत जिस तरह डर रहा था, डर के मारे लेखक के पैर को पकड़ रहा था। लेखक ने जब उसे अस्वस्थ किया तो वह शांत हुआ। आधे घंटे बाद हाथी शांत हो गया। तब तक इन लोगों का क्या हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं। अतिथि परिपाटी में लेखक का स्वागत हुआ। वहाँ के गोसाई को प्रणाम करके लेखक घूमने निकले तो वहाँ के 4 ब्रह्मचारी ने और महावत ने मिलकर लेखक को शिष्य समुदाय को प्रवचन देने की आज्ञा की। गोसाई जी ने लेखक को प्रसाद भेजा था, जिसमें दूध की रबड़ी और जमाया हुआ दही था। जब वे गोसाई और उनके शिष्यों से मिलने गए तो उनका फिर स्वागत किया। खाना पीना आदि शिष्टाचार के बाद शिष्य समुदाय के सामने आसन लगाए गए। लेखक असमिया समझ लेते थे और हिंदी में ही बोल रहे थे। गोसाई असमिया में बोल रहा था। इस तरह इन दोनों में वार्तालाप चलता रहा। लेखक अनुमति लेकर निकले तो आशीर्वाद स्वरूप गोसाई जी ने कांसे के सुंदर पात्र जिसमें लेखक ने पानी पिया था, जिसकी प्रशंसा भी की थी। लेखक लज्जा और संकोच से गड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोक शिल्प की प्रशंसा की थी मैं ये भेंट नहीं ले सकता। फिरंगी लोगों का वस्तु हथियाना का अच्छा रास्ता है। जो वस्तु पसंद आए उसकी प्रशंसा करो। लेखक को यह उचित नहीं लगता। लेखक प्रभु का प्रसाद लौटा नहीं सकते, ऐसा उनको लेने के लिए आग्रह किया जाता है उन लोगों द्वारा। लेखक माजुली के आगे की यात्रा जो गड़ामूर यात्रा अनुभव करते, जो सबसे उदास लगा था लेखक को। गड़ामूर को जाने का विशेष प्रयोजन था। 1942 में सरकार और स्थानीय अधिकारियों को विशेष कोप बनाया गया था। गड़ामूर के 17 अधिकारी और उनके पुत्र दोनों नज़रबंद हो गए थे। यह लेखक को पता था। असमिया की जो दृष्टि में यह स्थान एक विशिष्ट स्थान था, इसलिए लेखक वहां जाने के लिए उत्सुक थे। वहां के स्थान के बारे में जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। जब वे वहां गए और वहां जाने के बाद लेखक ने गोसाई का पता पूछा तो लोग उन्हें संदेह की नज़र से देख रहे थे। गोसाई और उनके बेटे को भी जेल हो गई थी और यह उनको बाद में पता चला। लेखक ने वहाँ के लोगों से अपनी यहाँ आने की योजना बताई तो वो लोग फिर लेखक पर अविश्वास दिखाने लगे। उनके पूछे जाने पर लेखक ने बताया कि वे फौज में काम करते हैं और जिस विभाग में वे काम करते हैं उस विभाग का काम ही है कि लोक संपर्क स्थापित करना। वहाँ के मुख्तियार ने अपने बेटे को बुलाकर आदेश दिया। लेखक को लगा चाय बनाने के लिए दिया होगा, लेकिन वहाँ तो पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत बैठी। लगभग 2 घंटे तक पंचायत में बहस हुई। लेखक के पास बंदूक होगी या बंदूक नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पर सवाल उठाए गए। पंचायत सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। वहाँ के मुख्तियार ने उनको खिलाकर विदा किया। लेखक ने वहाँ के लोगों की स्थिति एवं वातावरण का वर्णन भी किया है। किस तरह अंग्रेज सरकार के चलते परिस्थितियाँ बिकट बन पड़ी थी। मलेरिया जैसे बीमारियों का सामना भी उनको करना पड़ा था। माजुली द्वीप की 22-24 हजार की आबादी है, लेकिन एक ही सरकारी अस्पताल है। इसे बिकट परिस्थितियों में वे लोग जीने के लिए संघर्ष करते हैं। उन लोगों के हौसले को लेखक प्रणाम करते हैं। लेखक कमलाबाड़ी से कोकिलामुख लौटते समय तूफान में फंसने का अनुभव भी बताते हैं। किस तरह पैसेंजर गाड़ी भर चुकने के कारण बैलगाड़ी से उनको रात भर यात्रा करनी पड़ी। लेखक ने उनके कर्नल को चिट्ठी लिखकर खैरियत पूछी थी। फिर कर्नल का एक आदेश पत्र के साथ कुछ सामान भी आया था।
शिवसागर और मणिपुर रोड का जिम्मा लेखक को संभालना था। लेखक कहते हैं कि आगे 6 सप्ताह तक माजुली की याद करने को फुर्सत ही नहीं मिली। फिर एक बार गांव के बच्चे ने केवड़े के फूल लाकर दिए तो माजुली के यात्रा वृतांत का जो आरंभ था वो याद हो आया था। ठीक है, यहाँ पर ये माजुली का यात्रा अनुभव लेखक का समाप्त।